अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला भाई। आज मैं ये कोरोना की सारी अपडेट देख रही हूँ। आपको पता है ना, वीकेंड पे जरा न्यूज़ से थोड़ी देर के लिए हट भी जाते हैं। आई एम शॉक्ड, मतलब कि ये तो मुझे पता था कि कराची में ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज यू शॉक्ड कि ये फिगर्स देखे आप अपने इर्द गिर्द लोगों को नहीं देख रही, आप अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों के स्टेटसेस और ट्वीट्स नहीं पढ़ रही। मतलब है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फ्रेंड्स दैट आई नो हियर इन कराची आर अफेक्टेड बाय दिस वेरी वायरस। भाई लोगों को तो मैंने देख ही रही थी इर्द गिर्द, बट लोग ठीक है, आप कितने लोगों को जान लेते हैं, फाइन, आपको पता है कि सारे ऑलमोस्ट बीमार ही हैं, लेकिन जब आप फिगर्स देखते हैं तो यू एक्चुअली फाइंड आउट कि वाकई ही सारे आधे तो बीमारी हैं। बिकॉज अगर हम फिगर्स देखें, ऑब्वियसली वी नो पीपल जिनको नज़ला, खांसी, जुकाम टाइप चल रहा है और बुखार भी हल्का फुल्का चल रहा है, और जब वो करा रहे हैं तो वो कोविड पॉजिटिव भी निकल रहे हैं। 40% ऑफ द आबादी ऑफ कराची, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द आबादी इन कराची, जो उनको कोविड पॉजिटिव हैं। और ये हमारी पॉजिटिविटी रेट लोग एसिम्प्टोमेटिक भी हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, और सिंस कोई लॉकडाउन नहीं है या एज सच कोई एसओपीज की पाबंदी नहीं की जा रही है यहाँ पर, इसलिए ये जंगल में लिटरली आग की तरह फैल रहे हैं और इसमें ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं या जिन्हें अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, जिनको अस्थमा वगैरह या अदर बीमारियाँ हैं। एट द सेम टाइम ओवर द वीकेंड बहुत कुछ हुआ और कराची में एक बहुत बड़ा खाने का फेस्टिवल भी हुआ जिसमें लिटरली हज़ारों लोग शिरकत करते हैं और हज़ारों लोगों ने शिरकत की भी, जिसके अगेंस्ट बहुत सोशल मीडिया पे एक अपरोड था कि यहाँ हमारी शरह हम अभी आपको बता ही रहे हैं कि क्या है यहाँ, तो वहाँ एक ऐसा फेस्टिवल हो रहा है जहाँ लोगों को इनवाइट किया जा रहा है और खाने का फेस्टिवल खास तौर पे, तो लिहाजा जो स्पॉन्सर्स थे उनको भी सुनाई जा रही थी कि भाई आप लोग तो बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ही ना करते। लेकिन अच्छा, ये सारा कुछ हुआ और कभी कभी बंदा सोचता है ना कि कब तक ये सब कुछ बंद रखा जाएगा, लेकिन बाज़ लोग जो गए वो कह रहे थे कि जनाब एसओपीज़ वगैरह का काफ़ी ख्याल रखा जा रहा था और एक लिमिटेड नंबर से ज़्यादा क्राउड को उस वेन्यू में नहीं एंटर होने दिया जा रहा था, इसीलिए बहुत से लोग वापस आ गए, क्योंकि गेट्स वगैरह हर थोड़ी देर बाद बंद कर दिए जाते थे और उसके बाद जब खोले जाते थे, जब वो लोग निकल जाते थे तो दोबारा गेट्स खोले जाते थे। तो वहाँ पर पुलिस वगैरह ने अमल दरामद अपने तरह भरपूर कराने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी सर्टनली इस तरह के इज्तिमात, इस तरह की गैदरिंग्स बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती हैं जब ऑलरेडी एक वायरल सूरत हाल चल रही हो, शहर में एक वबा का माहौल हो। सो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30% है तो वो 40, 45, 50% तक हो सकता है, बिकॉज एक जगह पे कराची शहर के हज़ारों लोग जमा थे और जब आपने खाना खाना है तो सर्टनली आपने मास्क के ऊपर से तो खाना नहीं खाना। और चले, ये तो हम हज़ारों लोगों की बातें कर रहे हैं कि एक फेस्टिवल था, बट पीपल आर स्टिल मीटिंग, वेडिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन, तकरीबात भी हो रही हैं, आपको पता है कि धरने भी हो रहे हैं कराची में, तो सियासी इज्तिमात भी हो रहे हैं, तो एवरीथिंग जो हम फिर एक क्यों उस खाने के फेस्टिवल को हम क्यों इतना बात करें जब कोई और रुकने को तैयार नहीं है। अच्छा, मैंने आपको 40% कराची का पॉजिटिविटी रेट बताया था ओवर द वीकेंड, ये था, लेकिन इस वक्त जो फ्रेश फिगर्स हैं हमारे पास उसमें 30% बताया जा रहा है। लेकिन याद मैं आपको ये भी दिला दूं कि जब वीकेंड के बाद वापस आते हैं तो मंडेज को फिगर्स हमेशा हमें थोड़े से लोअर, नाउ 30 इज अ लिटिल लोअर, हमेशा वीकेंड पे देखें क्योंकि वो कम रिपोर्ट भी किए जा रहे होते हैं, तो अभी वो डेटा कंपाइल भी हो रहा होता है, टेस्ट वगैरह भी नहीं कराते, सरकारी फैसिलिटीज में भी एज सच कोई ज्यादा रश नहीं होता, इसलिए ट्यूसडे या वेडनेसडे को सही सूरत हाल पता लगेगी। हैदराबाद में कोरोना के केसेस ऑलमोस्ट 11% पर पहुंच चुके हैं, लाहौर में 13% हो गए हैं जनाब, लाहौर भी अब बढ़ रहा है, और इस्लामाबाद में भी 13% है। सो ये सारी चार जो हैं वो डबल फिगर्स में तो एटलीस्ट है ही। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में हम एक तो मौसम बड़ा अच्छा रहा और ठंड भी रही, और ऐसे में जब आप इस तरह कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू गेट आउट। अच्छा, अपने तई तो कर ही सकते हैं, मतलब है कि किसी खुली जगह पे जाएं, इस तरह तो किसी ने नहीं रोका। आप जिंदगी कब तक बंद की जा सकती है, और ऐसे में आपदा परवीन और नसीबो लाल का एक गाना भी आ गया, माशाल्लाह, मुझे तो पता था यहाँ कोई नाजिल हो रही होगी, तो फिर कमाल मजा आ रहा है फिर उसको सुन के। आजकल हमारे पास बहुत कुछ है। और बाय द वे आपने मौसम की बात की है तो हम वो वेदर रिपोर्ट भी आपको एक अपडेट देंगे और ज़रा देखेंगे कि मौसम किस तरफ जा रहा है। मुझे लग रहा है वैसे कराची में सर्दी थोड़ी सी कम हुई है और अभी वो कम हो के बहुत अच्छा वाला हुआ। इट्स रियली गुड टाइम। नो, एक्चुअली इट्स नॉट अ गुड टाइम टू बी विजिटिंग कराची। एकदम याद आया, कोविड तो ज़्यादा है यहाँ। अच्छा, मौसम के हवाले से तो हम आपको बताएंगे। कराची का मौसम ना बड़ा अजीब सा है कि टेम्परेचर कम हो और हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा हो तो इतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन टेम्परेचर भी ज़रा नॉर्मल हो और हवा चल रही हो ना तो फिर वो बहुत चिल फैक्टर आ
जाता है तो उसमें आपको काफ़ी अपने आप को कॉफ़ी भी पीनी पड़ती है और काफ़ी अपने आप को कवर करना पड़ता है। कितनी सर्दी लगती है। हाँ, और हमने शुरू में आपको इसलिए नहीं बताया, ऐसे ही बस सरसरी सा तस्करा कर दिया कि भाई पेट्रोल 3 रुपए फी लीटर फिर बढ़ गया है, क्योंकि हमें लगता है कि किसी चीज़ की हर्ड इम्यूनिटी बनी हो ना बनी हो, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की तो हर्ड इम्यूनिटी ऑलमोस्ट बन जानी चाहिए अब तक। एंड कहने वाले तो ये भी कहेंगे भाई ये तुम लोगों का रोज का मामला है तो इसको बर्दाश्त कर लो और अब गेट यूज्ड टू इट एंड गेट ओवर इट, बट नो, बिकॉज इट बिकम्स वर्स एवरी टाइम, बिकॉज ये चीज़ तो बढ़ती ही चली जा रही है। तो पहले आप अपने आप को संभाल भी ले कि ठीक है हम बर्दाश्त कर लेंगे, बट नॉट फॉर एवर। तो वो ये हर कुछ महीनों बाद जब इतने प्राइसेस बढ़ती हैं तो देन इट्स टेंशन हमें ये है ऑलमोस्ट हर 15 दिन बाद, और टेंशन हमें ये है कि जब हुकूमती तर्जुमान और वज़ीर आज़म इतने मुतमईन हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान अब भी दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और हमारी मौशी सूरत हाल अब बेहतरी की तरफ गामजन है और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं और इतने रेमिटेंसेज आ रही हैं और इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी खूबसूरत भरपूर तस्वीर वो पेश करते हैं, तो कोई बैलेंस क्यों नहीं है? आम आदमी, गरीब आदमी नहीं कह रहा, मिडिल क्लास आदमी की ज़िंदगी क्यों फिर मुश्किल होती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ? गरीब आदमी का तो ना ही पूछें क्या हाल है, अमीर आदमी भी शदीद परेशानी में मुब्तला है। तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान मौशी तरक्की और आम आवाम के हालात में कोई बैलेंस तो होना, कुछ तो आवाम को भी रिलीफ मिले। 3 महीने लिटरली ये बातें करके पूरा 1 घंटा निकाल सकते हैं और लोगों की राय भी इसमें ले सकते हैं, बट वी ऑल नो द रियलिटी ऑफ इट। जिनको नहीं पता वो बस समझने के नहीं कर रहे। बट लेट अस टॉक अबाउट कोविड फर्स्ट बिकॉज वी हैव आवर गेस्ट वेटिंग फॉर अस एज वेल। आपको एक दफ़ा फिर बताएं कि कराची में कोरोना कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। मुस्बत केसेस की शरह जो है वो रिकॉर्ड 30% के करीब पहुंच गई है, बल्कि उससे ज़्यादा ही है। और शहर की तकरीबन आधी आबादी जो है बुखार और कोरोना जैसी दीगर कोरोना तो है ही, लेकिन खांसी, बुखार वगैरह ये सब कुछ जो हो रहा है ये दीगर अलामात में मुब्तला हैं। और कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए आज तालीमी इदारे यानी स्कूल्स कॉलेजेस की बंदिश से मुतालिक NCOC का अहम इजलास भी हो रहा है। लेकिन स्कूलों से बहुत पहले बाज़ारों और शादी हॉलों पर भी नज़रसानी करनी होगी। और इसमें तो मैं तो कहती हूँ सिर्फ शादी हॉलों वहाँ तक ना रहें, आप बीच में ये सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं और बहुत लोग इसमें जमा होकर पूरी रैलीज़ हो रही हैं, तो उस पर भी ज़रा नज़रसानी होनी चाहिए और वो लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आगे शायद आवाम भी कुछ सीखे। तेज़ी से फैलती 5वीं लहर को आवाम संजीदा लेने पर आमादा ही नहीं है। वैसे आप तो ज़रा बाहर निकले होंगे, किसी को आपने मास्क पहने हुए देखे? अब तो ऑलमोस्ट nobody wears a mask. अच्छा पता क्या, Almost nobody. कल गुरूब आफ्ताब समंदर के किनारे वैसे देखने का इत्तेफाक हुआ, बहुत अवाम वहाँ मौजूद थे और मैं भी अपनी फैमिली के साथ पहुँचा हुआ था। तो लिटरली मैं आपको बिला मुबालगा बगैर किसी एग्जैजरेशन के कह रहा हूँ कि आई वाज द ओनली वन वेयरिंग अ मास्क। एक्चुअली मैं कहीं गई हुई थी और जहाँ मैं रेगुलरली जाती हूँ और ठीक है खुले में नहीं पहने आप, लेकिन इवन देन किसी रेस्टोरेंट में भी गए हम तो आई वाज द ओनली वन वेयरिंग। अच्छा, somebody then asked me also कि you are the only one। हमने देखा है कि आप ही, अब तो ज़रा कोविड ख़त्म हो गया, ये 1 हफ्ते पुरानी बात है। एंड देन आई टोल्ड देम द फिगर्स कि कितना हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि हम तो रोज़ का टैली देते हैं कि ये शरह जो है ऊपर जा रही है। और मतलब ये सवाल लोग पूछते हैं भैया आप अभी तक मास्क क्यों पहन रहे? डोंट डू दैट, प्लीज़ मास्क पहने और अपने आप को ज़रा दूर रखें, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग को। कराची में कोरोना की सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि तिब्बी अमले की बात दबे बड़ी तादाद को भी कोरोना हो रहा है। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इंतज़ामिया हैं, टेक्निकल स्टाफ है अस्पतालों का, लेबॉर्ट्री का अमला है समेत 500 से ज़ायद अफराद बीमार पड़े हुए हैं। अस्पतालों में अमला कम पड़ने लगा है। 2 रोज़ पहले कोरोना से चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रोफेसर सलाहुद्दीन इंतकाल भी जान की बाजी हार गए। और वफाकी वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि सिंध और पंजाब में तिब्बी अमला तेज़ी से कोरोना का शिकार हो रहा है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कोरोना तो तेज़ी से फैल रहा है लेकिन अस्पतालों पर दबाव नहीं पड़ रहा है। वैसे ये नैरेटिव भी बड़ा सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि लोग फिर कैसे सीरियसली लेंगे ऐसे। हम बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि हमारी हॉस्पिटलाइजेशन, हमारी जो क्रिटिकल केयर और हमारी डेथ, उसमें तो इजाफा नहीं हो रहा। इस वक्त तक जो हम इसको, जैसे मैं कह रहा हूँ, क्लोजली मॉनिटर करके देख रहे हैं, इन्फेक्शंस हो रही हैं, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मेरा ख्याल है कल कराची की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है, लेकिन हमारी हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं बढ़ रही हैं। हमारे पास जो क्रिटिकल केयर में पेशेंट्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने खैर सुन ही लिया, तो इसके अलावा अभी आपको बहुत कुछ बताना है। बाय द वे, एक मास्क वाली जो हम बात कर रहे थे, अ लॉट ऑफ पीपल हैव, इसकी एक और भी थ्योरी है लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगी।
कोरोना की नई सूरत हाल आपको बता दें कि तशवीशनाक हालात की तरफ इशारा है। अब अगर जो समझना चाहते हैं, जो समझ सकते हैं, वो प्लीज़ इस बात को समझ जाएं। वायरस का मुकाबला करना है तो हुकूमतों के साथ आवाम को भी संजीदा होना होगा। वैसे आई डोंट फील लाइक सेइंग दैट एनी मोर, बिकॉज जब आप आंखों देखा हाल देखते हैं तो खैर, वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, होपफुली आपकी तबीयत अब बेहतर है। आप भी पिछले दिनों कोरोना वायरस का शिकार रही हैं, लेकिन इस वक्त हम मुल्क भर और पर्टिकुलरली पंजाब की सूरत हाल का तस्करा करेंगे आपके साथ। डॉक्टर साहिबा, मुल्क भर की तरह पंजाब भी सर्टनली कोविड के निशाने पर है। कराची वाला हाल तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल नहीं है, लेकिन इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लाहौर से सामने आने वाले नंबर्स भी बहुत इंकरेजिंग नहीं है, 13% अबव ही है। आपके ख्याल में अभी everything is under control in Lahore and surrounding areas? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक का नंबर बढ़ने का, उसको तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है उसकी फैलने की जो वो है तेजी, वो बाकी वेरिएंट से बहुत ज़्यादा तेज़ है। और नेचुरली कराची के अंदर तो अब इन्फेक्टिविटी रेशियो जो वो तकरीबन 40% तक पहुंचा हुआ है, और इसी तरह पंजाब के अंदर भी रेशियो मजीद बढ़ रहा है, और इस वक्त लाहौर के अंदर भी कोई तकरीबन 8 और 9 के दरमियान है। तो है तो परेशानी वाली बात, लेकिन इसके बारे में एक और जो बात देखी गई है वो ये है कि इसकी शिद्दत बाकी वेरिएंट्स की तरह नहीं है, और क्योंकि इसकी शिद्दत बाकी वेरिएंट्स की तरह नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला खैर रखे। उम्मीद इस बात की है कि अस्पतालों में जो मरीज दाखिल हैं, दाखिल होने के, जिनको दाखिले की ज़रूरत पड़ती है और जिनको इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है, उनकी कंपैरेटिवली इस वक्त नंबर अभी भी कम है। तभी अभी हमें लगता है कि सिचुएशन कुछ हद तक कंट्रोल में है। अच्छा डॉक्टर यास्मीन, बल्कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं। तालीमी इदारों की बंदिश और दीगर मामलात पर गौर के लिए इजलास हो रहा है, तो आपका एक ओपिनियन चाहते हैं कि आप समझती हैं कि कम से कम पंजाब की हद तक तालीमी इदारों से पहले मार्केट्स, बाजार, ये सब कुछ कंट्रोल करके देख लेना चाहिए, क्योंकि तालीमी साल का मजीद ऑब्वियसली हम कितना नुकसान जो है वो बर्दाश्त करेंगे। तो हाउ अबाउट गोइंग दिस वे? देखिए, जहाँ तक स्कूल कॉलेजेस का ताल्लुक है कि आया हमने उनको बंद करना है या नहीं बंद करना, उसके ऊपर इजलास बुलाया जा रहा है NCOC की तरफ से, जिस पे डिस्कशन होगी। लेकिन हमारे लिए जो इस वक्त हमने देखा है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके अंदर अव्वल तो अगर बीमारी लगती नहीं, ये बड़ बार लगती नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता लग जाए तो उसकी शिद्दत बहुत कम होती है। और पंजाब ने बाकी सूबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन अपने बच्चों की है, यानी 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को जब हमें इजाजत मिली कि आपने वैक्सीनेट करना है, तो हमने 80% बच्चे जो हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमने उनको स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को सबको वैक्सीनेट कर दिया। बल्कि जिनकी 6 महीने की वैक्सीनेशन का हुआ है, उनको अब जो उनसे सीनियर थे, 18 साल से ज्यादा उम्र के जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे, उनको तो हमने बूस्टर डोज भी इंकरेज कर दिया है, क्योंकि अब NCOC ने इजाजत दे दी है कि 18 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चे जो है उनको भी लगाना शुरू कर दें। ये बात बिल्कुल सही है। हम नहीं चाहते कि स्कूल कॉलेजेस बंद हों, क्योंकि पहले भी बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा अर्ज हो गया है। अल्लाह ताला खैर रखे, फिर एक फाइनल डिसीजन की जाएगी, क्योंकि NCOC के ज़ेर निगरानी से पहले अच्छी डिसीजंस ली गई, क्योंकि जब इज्तिमाई सोच होती है तो बेहतर डिसीजंस की जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक और मामला जिस पे अभी तो लिटरली कराची की हालत देखते हुए तो और ज़्यादा हैरानी होती है, लेकिन फिर भी PSL आने वाला है, बस चंद ही दिन रह गए हैं अब, और पता नहीं क्या सोच रहे हैं PCB वाले। अभी तक टिकटों की फ़रोख्त वगैरह लोगों को आगाह नहीं किया गया, अभी तक मैचेस को तमाशाइयों के लिए ओपन रखा गया है। अब आप, यू आर द मिनिस्टर फॉर हेल्थ इन पंजाब, आप लोग तैयार हैं इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए लाहौर शहर के लिए? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल PSL का ताल्लुक है, ये भी मेरा ख्याल ज़ेर गौर आएगा, और इसकी भी डिसीजन NCOC ही लेगी। एक फर्क सिर्फ ये होता है कि क्योंकि ये खुले मैदान में होता है और खुली जगह पे होता है और खुली हवा में होता है, बंद जगहों के ऊपर अगर आप जैसे मार्कीज हुई, हॉल्स हुए, कमरे हुए, इनके अंदर तो फैलाव बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है इसका, ये जो वबा है। लेकिन खुली जगहों पे देखा गया कि कंपैरेटिवली वो कम होता है। अगर प्रॉपर वो वाली बात है कि सोचना पड़ेगा कि अगर प्रॉपर
नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन के साथ, जैसे कि लोग जो वैक्सीनेटेड हों उनको सिर्फ इजाजत होनी चाहिए जाने की, इन सारी चीजों पर गौर फिक्र करना चाहिए। और मेरा ख्याल है NCOC की जो मीटिंग होगी उसमें इस पॉइंट को भी हम जरूर रेज करेंगे। और एंड ऑफ द डे फिर वही वाली बात है, एक डिसीजन जो है वो कौम के मफाद के लिए ही किया जाएगा, कोई अकेले में हम डिसीजन बिल्कुल किसी मसले में नहीं करेंगे। मेक सेंस। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अच्छा, आई हैव अ फीलिंग है, हम बार बार बाय द वे PSL की बात भी करते हैं, लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि ये चेंज हो जाएंगे इनकी डायरेक्शंस, और आप 100% कैपेसिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बड़ा स्ट्रिक्टली वैक्सीनेटेड लोग, और डेफिनेटली तादाद जो है वो कम कर दी जाएगी। मोर देन 30% और 25% जो भी है। अब कराची जो कि हॉटस्पॉट बना हुआ है कोविड का, डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि क्या सीन है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कराची के हालात जो आप बहुत बेहतर जानते हैं, तो आप ही से पूछेंगे कि कराची मुल्क में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, और बताया यही जा रहा है कि डॉक्टर्स, नर्सेज, दीगर तिब्बी अमले की कोरोना में मुब्तला होने की रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग, क्योंकि अगर वो बीमार होंगे तो बाकी अवाम की टेक केयर कौन करेगा। तो क्या वजह आपको इसकी नज़र आ रही है? तिब्बी अमले को क्या ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है, करना चाहिए, उनके कोई एक्स्ट्रा उनको मेजर्स लेने पड़ते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। अनफॉर्चुनेटली केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन में ये सलाहियत है कि वो तेजी से एक से दूसरे में फैलता है। तो और डॉक्टर्स को इसलिए हो रहा है कि मेजॉरिटी वो पेशेंट हैं जो कि कोरोना के मरीज नहीं हैं, किसी और शोबे के प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरा शोबा ENT का है, तो मेरे पास आ रहे हैं नज़ला जुकाम, गला खराब है, इस हवाले से आ रहे हैं, और ENT के डॉक्टर को बीमार कर रहे हैं, गायनी कर रहे हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, दांत के डॉक्टर्स हैं, आंख के डॉक्टर्स हैं, ये लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। इसी तरह से उनका स्टाफ भी बीमार हो रहा है। तो उसकी वजह ये है कि उनको पता नहीं चल रहा है कि वो कोरोना के पेशेंट देख रहे हैं। उनको तो ये लग रहा है कि मैं तो आंख का डॉक्टर हूँ, आंख के मरीज देख रहा हूँ, मैं तो गायनी की डॉक्टर हूँ तो गायनी की मरीज देख रहा हूँ। इस तरह से जो है वो स्किन की डॉक्टर है, स्किन देख रही है या देख रहा है, तो वो बीमार हो रहे हैं। तो लिहाजा ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि इस वक्त चूंकि जो इसकी पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये जो 40% के करीब बताया जा रहा है, 45%, ये तो रजिस्टर्ड है। मरीज इससे कहीं ज़्यादा हैं कराची के अंदर, और बहुत तेज़ी से और मजीद बढ़ेगा ये। सर्टनली मरीज़, आपको पता ही है, बहुत से लोग तो टेस्ट कराते ही नहीं हैं, बेहतियाती करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। अब हुकूमत का ये कहना है डॉक्टर साहब कि इस बार ज़्यादा सख्त एक्शन लेने का वक्त अब आएगा जब अस्पतालों पर दबाव पड़ेगा। तो आपने भी कुछ ऐसा ही ऑब्जर्व किया है? अभी जो हमारा है सिनेरियो, अभी जो सूरत हाल है, उसमें अस्पतालों पर क्या बोझ वाकई गुज़श्ता वबाओं और गुज़श्ता लहरों की निस्बत बहुत कम है? हॉस्पिटल पे बर्डन किसी वक्त भी पड़ सकता है। ओमिक्रॉन अगर अपनी शक्ल चेंज कर ले तो किसी वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, और ये केसेस, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि ये और बढ़ेगा। खुदा न खास्ता अपनी शक्ल चेंज करता है तो ये और दूसरी सिम्टम्स के साथ भी आ सकता है। लिहाजा मैं समझता हूं कि सरकार को, पूरे पाकिस्तान में सरकार को अपनी हिकमत अमली दिखानी पड़ेगी, सख्ती करनी पड़ेगी, फाइन करना पड़ेगा, सजा देना पड़ेगा, SOPs पे सख्ती से अमल दरामद कराना पड़ेगा। अब ये वक्त आ गया है, हमने 4 वेव में तो सख्ती नहीं की, अब वक्त आ गया है कि आप सख्ती करें और शादी ब्याह में लिमिटेशन करें। कम से कम 1 से 100-200 लोग होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और SOPs पे सख्ती से अमल जो नहीं कर रहा है उसको आप उसके शादी हॉल को बंद करें, उसकी दुकानों को बंद करें, उसके रेस्टोरेंट को बंद करें। और साथ साथ जो मैं कहूँगा कि ये जो सियासी तौर पे जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, इसको भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। और किसी किस्म की, मैं समझता हूं कि हमारे लीडरान का फर्ज इस वक्त बनता है कि वो अपने अवाम का ख्याल करें, ना कि अपना ख्याल करें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद। अच्छा, मास्क वगैरह की बात हो रही थी, तो इंटरेस्टिंगली जब हमें भी कोई मास्क पहने हुए देखता है, कहीं भी हम गए हो, शॉपिंग हो रही हो या ट्रैवल हो रहा हो, तो कभी कभार लोग ये भी समझते हैं बिकॉज वी रिप्रेजेंट एंड वी आर सिटिंग हेयर ऑन टेलीविजन, तो हमें तनकीद से डर लगता है और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो हम मास्क पहन लें। इस तरह नहीं है, हम रोज़ फिगर्स देख रहे होते हैं, हम खौफजदा हैं, तो लिहाजा, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमें लगे और फिर हम अपने घर ले जाएं और हमारे बुजुर्गों को भी लगे। तो लिहाजा इस वजह से प्लीज़ मास्क ज़रूर पहने, और कम से कम, कोई ना कोई ऐसा होता है जो जरा लापरवाह सा होता है मास्क पहनने के लिए, याद दिलाना पड़ता है बार बार। तो मैं बाकी सबके साथ यही करता हूँ घर में। सो हर एक पे जरा सख्ती भी करनी पड़ती है। बी केयरफुल अबाउट दिस। अच्छा जी, ब्रेक भी ले लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। मौसम
मौसम का हाल जो हमने आपको कहा था कि हम जरूर पता करेंगे जी कि मौसम कितना अब मजीद आगे ठंडा होना है, गर्म होना है। पहाड़ों पर तो इत्तलात ये हैं कि बर्फबारी होगी, बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कराची में क्या सूरत हाल रहेगी, मैदानी इलाकों में क्या सूरत हाल रहेगी, ये सब जान लेते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, हम तीनों रीजन्स की पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बताइए, शुमाली इलाका जात पहाड़ों पर क्या सिलसिला रहेगा, बारिश बर्फबारी के हवाले से क्या इत्तलात हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। ये स्पेल जो स्कैटर्ड सा है अभी तो शुरू हुआ है। शुमाली बलूचिस्तान से कल बारिश की इत्तलात आई हैं, कोयटा, पशीन और दूसरे जो मुलिका इलाके हैं, ये चागी डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाकों में। तो ये फैलते फैलते फिर ऊपर नॉर्थ पाकिस्तान में जाएगा, केपी में भी और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद से ऊपर जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर मुतवक्के है। अभी कोई इतना तेज़ स्पेल नहीं है, लाइट टू मॉडरेट है 20-21 तक, लेकिन फिर 22 और 23 को फिर थोड़ा सा तेज स्पेल है ये। और पहाड़ों पर जाहिर है कि उसके नतीजे में बर्फ। सर, वो मरी में जो सूरत हाल बनी थी वो दोबारा तो नहीं आएगी, वो जो एक बर्फानी तूफान जैसे कहा जा रहा था? नहीं, फिलहाल तो उस तरह की नहीं लग रही कि उतना इंटेंस सिस्टम नहीं है जितना कि वो पहले था। तो देखें, स्नोफॉल तो खैर हो जाएगी इसमें भी। अच्छा चलें, वो तो समझ आ गई। अब ज़रा कराची की तरफ आते हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ जितनी सर्दी आनी थी वो आ गई। अब हम ज़रा डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही है कि अब मज़ीद इस तरह टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा? नहीं, दोबारा से इम्कान होगा 22 या 23 दिसंबर से दोबारा सर्दी की लहर एक आएगी। उसमें दोबारा से टेम्परेचर जो है ना सिंगल डिजिट में जा सकता है। ये जो हफ्ता है एक्चुअली जो आज से शुरू हुआ है, ये अब सर्दी उसमें कदरे कमी रहेगी इस पूरा हफ्ता ही तकरीबन। उसकी वजह ये है कि जब वेस्टर्ली वेव दाखिल होती है बलूचिस्तान के रास्ते, ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में, और फैलते फैलते तो उसके नतीजे में कराची तो कोई रेन फोरकास्ट भी नहीं होगी? अब बारिशों का भी सिलसिला भी कोई और नहीं हम स्पेल देखेंगे कराची में? और साथ ही लाहौर की फॉग वगैरह का भी बता दें, वहाँ पे बारिश से कोई छटेगा मौसम? कराची जी इस स्पेल में तो नहीं है, कराची के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि पूरे सिंध के बेशतर एरियाज़ के लिए नहीं है। अलबत्ता 22 की सुबह को, 21 की रात को या 22 की सुबह को सक्खर डिस्ट्रिक्ट और लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज़ में हो सकती है हल्की बारिश। और फाग अभी तो रहेगी ये इस तरह बहुत डेंस फाग अब उस तरह से नहीं है, क्योंकि क्लाउडी कंडीशंस ज़्यादातर रहेंगी इन दिनों में। लेकिन ये कि लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग फाग रहेगी लाहौर और उसके गिरदोनवा में, जो कि रूटीन भी था। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, वक्त की किल्लत है। दैट वाज द वेदर रिपोर्ट फ्रॉम जियो पाकिस्तान। अच्छा लगता है क्या नहीं? अच्छा, बाय द वे साथ साथ आपको ये भी बता दें कि लाहौर जो है ना वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 3रे नंबर पे है, और कराची जो है वो 12वें नंबर पे है, वॉट एवर दैट मीन्स टू यू। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि वेदर रिपोर्ट देते हुए मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि बचपन से जो मुझे पीटीवी के खबरनामे में चीज़ अट्रैक्ट करती थी, वो जो बादल घूमते थे ना, वो पूरा नक्शा पाकिस्तान का आता था। यू रिमेंबर दैट वेदर रिपोर्ट? आई डू रिमेंबर, बट अब हम काफ़ी इवॉल्व कर गए हैं वहाँ से। यू डू रिमेंबर दैट आल्सो? क्या मुझसे बहुत आगे आ गए? अच्छा जी, हमारे पास और भी गम हैं, और मिनी बजट के तूफान ने ऑलरेडी हम घिरे हुए हैं, और एक बार फिर पेट्रोल पंप गिर गया है। पेट्रोल की कीमत में ऑलमोस्ट 3 रुपये का इजाफा हुआ है, और 3 रुपये 3 पैसे टू बी प्रिसाइज, और कीमत हो गई है 147 रुपये 73 पैसे। अब कोई आपको बाकी 17 पैसे तो वापस नहीं करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मतलब महंगाई और बढ़ेगी। तहरीक इंसाफ बड़ी पुरएतमाद है। वज़रा जो हैं वो मौशी इस्तेहकाम और तरक्की के दावे कर रहे हैं। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी रिकॉर्ड पैसा भेज रहे हैं। आवाम खुशहाल, किसान खुश हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ गई। हाउ डज दैट साउंड? वर्ल्ड बैंक की आउटलुक रिपोर्ट में भी मईशत की बाय द वे बेहतरी के इशारे मौजूद हैं, लेकिन दूसरी जानिब हाँ मतलब वो है, वो हम आपको फैक्चुअली बात बता रहे हैं, इट इज़ फैक्चुअल थिंग। लेकिन साथ साथ दूसरे तरफ का हाल भी आपको बताना होता है कि मिनी बजट जो है वो आ गया है और नए टैक्स लग रहे हैं। आम आदमी के लिए सूरत हाल जो है वो समझना मुश्किल है। मईशत तरक्की करे और महंगाई बढ़े, ये मंतक कोई समझ नहीं पा रहा कि वहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, लोगों तक कोई अच्छाई पहुँच नहीं रही, तो फिर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है ना। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी PTI हुकूमत के चौथे साल भी महंगाई को पिछली हुकूमत के खाते में डाल रहे हैं। अगर आप हमें यकीन नहीं कर रहे तो प्लीज़ खुद ही देख लें, कहा है उन्होंने। नवाज शरीफ का जो मसला है ना वो बरह रास्त मुंसलिक है महंगाई से। इस 5 सालों में आपने 55 अरब डॉलर कर्जा वापस करना है। हमारी हुकूमत PTI की हुकूमत इस वक्त तक 32 अरब डॉलर वापस कर चुकी है। जब आपने इतना कर्जा ले लिया हो, उसके बाद आप बाहर बैठ के
आर्टिकल अपने भेजने शुरू कर दें कि नहीं ये जुल्म हो गया और वो जुल्म हो गया, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है नवाज शरीफ का वापस आना। आप कह रहे हैं महंगाई को देखें, इनको छोड़ दें, भाई जो वजह है महंगाई की उसको छोड़ दें, तो कैसे आप महंगाई को कर लें? अच्छा, ओके सर, ठीक है। तहरीक इंसाफ जो मर्जी चाहे बयानियाँ बना ले, हकीकत यही है कि बढ़ती महंगाई की जिम्मेदारी इन्हें कबूल करना पड़ेगी। मतलब कि लिटरली किसी की आंखों में धूल झोंकना मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा मिर्चें झोंकने वाली बात है ना, कि जनाब हमारी वजह से तो कुछ हो नहीं रहा। वज़रा को उम्मीद है कि साल के आखिर में महंगाई कम हो जाएगी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। भाई वी आर अप फॉर इट, हम चाहते हैं कि आप लोग बेहतर परफॉर्म करें और हमारी मुश्किलात कुछ कम हो, नहीं तो अगला साल इलेक्शन का हुक्मरान जमात को महंगाई की सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। लेट्स सी क्या होता है। और बाय द वे महंगाई है और बहरान भी अपनी जगह। लिटरली मैं सुबह हिसाब लगा रहा था, 3 महीने हो गए हैं चूल्हों में गैस नहीं आई। हाँ, कैन यू इमेजिन? अब तो याद भी नहीं है कुछ ऐसा होता था। कौन है हमारे पास जी? बड़े हमारे फेवरेट पर्सन एंड ही कीप्स कमिंग ऑन आवर शो एज वेल, स्पोक्स पर्सन टू फाइनेंस मिनिस्टर मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ हैं आज। मुजम्मिल असलम साहब, बात तो वही हो रही है, पुरानी घिसी पिटी सी आपको लगेगी, लेकिन हम फिर पूछ लेते हैं। मिनी बजट पास होने के बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और अवाम बता रहे हैं पता नहीं क्या हो गया अवाम को, कहते हैं अचानक बड़ी महंगाई महसूस हो रही है, हालांकि क्यों होनी चाहिए उनको महंगाई महसूस? तो आप तो नहीं इत्तेफाक करेंगे ना इस बात से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मिनी बजट का जो कल की कीमत 3 रुपये बढ़ी है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ना मिनी बजट में कोई ऐसी तरमीम थी जिसमें कहा गया हो कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए। इसका ताल्लुक जिसे कहते हैं कि आलमी मार्केट से है। आलमी मार्केट में पिछले 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत 10% से बढ़ी है और सिर्फ पिछले हफ्ते 6% से बढ़ी है। हुकूमत ने सिर्फ 2% बढ़ाई है और हुकूमत अब जो है सेल्स टैक्स जो 17% लेती थी वो सिर्फ 0.79% ले रही है। तो इसका कोई ताल्लुक मिनी बजट से नहीं है, ये आलमी मार्केट में जो कीमतों का रद्द-बदल है उससे है। और लाजमी सी बात है, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो जो है उसका महंगाई का असर ज़रूर आता है। लेकिन ये कि पेट्रोल की कीमत की खूबसूरती ये है कि अगर आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से इसमें कमी और बिल्कुल यही कह रही थी, बिल्कुल सही है। आई वंडर पे जितनी कमी होती है उसका असर रिफ्लेक्शन उतनी क्यों नहीं होती। खैर, हम मुजम्मिल साहब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरह से हौसला अफजा खबर है कि आलमी इदारे पाकिस्तान की मौशी आउटलुक बड़ी बेहतर बता रहे हैं। मौशी तौर पर हम आगे जाते हैं तो सभी को खुशी होगी और क्या चाहिए इससे बेहतर। लेकिन क्या इसी चक्कर में महंगाई और बढ़ती चली जाएगी? आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी और मईशत में बेहतरी को किस तरह से बैलेंस करना है? मतलब अगर मुल्क वाकई आगे बढ़ रहा है और बड़ी अच्छी बात है तो हम क्यों नहीं बढ़ रहे? मतलब ये साथ साथ क्यों नहीं चल रहा सिस्टम? देखिए, इस वक्त तो जो हम तो काफ़ी अरसे से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है कुव्वत खरीद बढ़ रही है और पाकिस्तान में जो है ग्रोथ आ रही है और अब इसका एतराफ़ आलमी इदारे करना शुरू हो गए। इस साल भी हमारी 5% ग्रोथ आ रही है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारी जो ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर साइड से आ रही है, रेमिटेंसेस अच्छी हो रही हैं, कारखाने सनत चल रही है, तो जिससे रोज़गार भी फैल रहा है। और अगर ये ग्रोथ इसी तरीके से मेनटेन रही तो लोगों को जो है अच्छी तनख्वाहें देने पे जो है उनके मालिकान मजबूर हो जाएंगे और इससे जो है वो महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कह दूं कि महंगाई के असरात हैं और ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार हैं उनको जो है इस वक्त महंगाई की सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि तकलीफ हो रही है। सर्टनली तनख्वाहदार तबका तो पिस ही रहा है, कुछ ना ही पूछें उसका क्या हाल है। बट आई वंडर, आप कह रहे हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। भाई मालकान जो है ना वो मजबूर हो जाएंगे तनख्वाहें बढ़ाने पर। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा मुजम्मिल साहब, ऐसा बताइए कि अब अगर हुकूमत के अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत इस साल तरक्की करने वाली है, जिसका आप लोग बड़ा चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें एक और फैक्टर भी अहम होगा, वो है सियासी इस्तेहकाम। और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल सियासी इस्तेहकाम को आपको लगता है पता दे रही है या इसमें ऊंच नीच हो सकती है? क्योंकि अपोजिशन तो बड़े लॉन्ग मार्चेस और धरनों की प्लानिंग किए बैठी है। देखें, सियासी इस्तेहकाम की बात तो अपोजिशन ने तो ताबड़तोड़ कोशिशें की, काफ़ी रैलीज निकाली। आगे आने वाले दिनों में भी वो जो है गैर इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना चाहती चीज़ें जैसे लॉन्ग मार्च वगैरह। मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत की पॉलिसी साजी का बहुत अहम रोल है। हुकूमत ने जो है ग्रोथ फ्रेंडली जो है पॉलिसीज़ दी, उसके अलावा जो है पॉलिसी कंसिस्टेंसी पे यकीन रखा और साथ साथ जो है जो आलमी मार्केट के जो मसाइल थे जैसे कि कोविड है, इंटरनेशनली कमोडिटी सुपर स्पाइक है,
उन चीजों को, उन चैलेंजेस को भी काफी अच्छे तरीके से निपटा। तो ये कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, हालांकि बरामदात पाकिस्तान की ऑल टाइम हाई जा रही है, रेमिटेंसेस हाई जा रही है, टैक्सेस 6000 अरब पे जा रहे हैं। उसके बावजूद बहुत काम की जरूरत है और खास तौर पे जो है एक तो अफरात ज़र को नीचे लाना और लोगों की आमदनी को ऊपर मजीद लेके जाना है। बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। वो तो मैं पूछना भूल गया कि हमारे यहाँ तो 3 महीने से नहीं आया, बट आई एम श्योर इनके यहाँ तो आ रही होगी गैस वाली। वो तो आपको पता ही चक्कर चल रहा है। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं इसी बात पे। अच्छा जी, सर्विस तो आते रहते हैं। मुल्क में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ है, गैर इत्मीनान बख्श, अब इसको किसकी कारकर्दगी कहें, बहुत से गैर मकबूल फैसले भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और जब वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब एक ब्रांड है, तो मे भी उस बात को हमें सबको यकीन कर लेना चाहिए। आईपोर के हालिया सर्वे के मुताबिक क्या हुआ? आईपोर बिल्कुल यही आपको बताएं कि ये सर्वे जिसका बात हो रही है, आईपोर सर्वे इसको कहते हैं। इसके मुताबिक इंतखाबात जो है ना, इलेक्शंस वो कबल अज वक्त हुए तो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में सख्त मुकाबले की तवक्को है। 29% पाकिस्तानियों ने वक्त से पहले इंतखाबात की सूरत में मुस्लिम लीग नून को, 28% ने तहरीक इंसाफ को पहली चॉइस करार दिया है। तो थोड़ा सा 1% का डिफरेंस है। 15% बिल्कुल, और 15% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का इरादा भी जाहिर किया है। आईपोर सर्वे में सूबाई असेंबली के इंतखाबात के लिए पंजाब में 46% ने नून लीग को पहली, तो 31% ने पीटीआई को दूसरी पसंद कहा है। और सिंध में 44% वोटर्स की पहली पसंद ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी, तो 13% जो है 13% को पीटीआई दूसरी चॉइस नजर आई। और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई 44% वोटर्स की पहली पसंद है और 17% के साथ जेयूआई वोटर्स का दूसरा नंबर है। बलोचिस्तान में 20% ने हुक्मरान जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी को वोट देने की बात की है। 18% ने तहरीक इंसाफ को वोट देने का कहा है। 2018 के मुकाबले में पीटीआई की मकबूलियत में 4% कमी देखी गई है, जबकि इसी अरसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी मकबूलियत में 5% का इजाफा देख रही है और पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में 18 के मुकाबले में 2% बेहतरी आई है। और आईपोर सर्वे बता रहा है कि हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी के बावजूद ऑपोजिशन का बयानिया अवामी राय पर असरअंदाज होने में उस तरह से कामयाब नहीं हो सका, सच नाकाम ही है। पीटीआई को हल्का फुल्का डेंट तो पड़ा है, लेकिन अगर आज इलेक्शन हो जाए तो हुकूमत साजी में कोई बड़ी तब्दीली अपेरेंटली नजर नहीं आएगी। हुक्मरान जमात दोबारा से बरसर इख्तिदार आ सकती है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर। अच्छा, इसी पे बात करते हैं। हमारे कॉलीग शहजाद इकबाल, होस्ट नया पाकिस्तान, हमारे साथ हैं। शहजाद, ये बताइएगा कि ताज़ा सर्वे बता रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन हो तो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 2018 के मुकाबले में कुछ कम नजर आई है, वैसे ज़्यादा नहीं, उतनी है ऑलमोस्ट, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप भी यही समझते हैं? देखें, आईपीआर का जो सर्वे आया उसके मुताबिक 4% की कमी आई है। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में वो गिर के 28% हो चुकी है, जबकि नून लीग की मकबूलियत में 5% का इजाफा हुआ है, वो 29% हो चुकी है। तो इसमें 2 इशूज हैं तहरीक इंसाफ के लिए मेरे ख्याल से। एक तो जितने भी सर्वेस पिछले 2 से 2.5 साल में हुए हैं और ख़ासतौर पर हालिया दिनों में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पीटीआई का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, जबकि नून लीग का ग्राफ जो है वो अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। यानी कि इस सर्वे में भी अगर पूछा गया कि आज आप किसको वोट करना पसंद करेंगे, तो उसमें नून लीग पीटीआई से आगे है। तो ये ट्रेंड है वो मनफी है पीटीआई के लिए और मुस्बत है नून लीग के लिए। तो बड़ा चैलेंजिंग होगा कि अगले 1-1.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ट्रेंड को चेंज कर सके। उनके लिए उनको ऑन ग्राउंड बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और डिलीवर करना पड़ेगा। दूसरा, मेरे ख्याल से सर्वे नेशनल लेवल पे तो आपको बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट नजर आता है, लेकिन पंजाब की सतह, पंजाब जो कि बैटल फील्ड है और फैसला करता है कि कौन सी पार्टी जो है वो इक्तदार में आएगी, वहां पे नून लीग का मार्जिन पीटीआई से 15% का है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटों के एतबार से पंजाब में ज्यादा सीट्स है, तो वहां 15% का गैप मेरे ख्याल से नून लीग को बहुत हद तक फेवर करता है। तो जैसे मैंने कहा, ऑन ग्राउंड पंजाब की पॉपुलैरिटी जो कि मुस्लिम लीग नून की ज्यादा है, उससे फर्क पड़ सकता है ओवरऑल डिसीजन मेकिंग या फिर हुकूमत साजी में। खैर, कौन सा भी इंतखाबात हो रहे हैं, दिस इज अ सर्वे दैट वी आर स्पेक्युलेटिंग अराउंड और टॉकिंग अबाउट। ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ तो बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अगले इलेक्शन भी वही जीतेंगे। आपको लगता है ऑपोजिशन भी अपने से दावे तो करती है, लेकिन ऑपोजिशन के दावे तो बड़े अरसे से चल रहे हैं, ये जो लॉन्ग मार्च वगैरह अनाउंस्ड हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। अगर यही कारकर्दगी रही तहरीक इंसाफ की, तो मेरे ख्याल से
वो अपने सबसे बड़े ओपोनेंट खुद ही होंगे। ऑपोजिशन वैसे भी हमने देखा है कि जितने भी इनकलाबी दावे करती आई है या इनकलाबी इकदाम उठाने की बात करती आई है वो उन्होंने नहीं लिए, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ का जो ग्राफ है मकबूलियत का वो नीचे जाता जा रहा है। तो उसकी वजह ऑपोजिशन की कोई कारकर्दगी नहीं है, ऑपोजिशन की कोई इनकलाबी इकदाम नहीं है, उसकी वजह हुकूमत की अपनी कारकर्दगी है, खास तौर पे तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका शहजाद, थैंक यू। अभी शोर ऑन टाइम। अच्छा, जाते जाते अगर किसी ने ठान ली हो ना कि हमने कुछ करके दिखाना है तो वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कर लेते हैं। अच्छा, एक मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ, एक को मैं कोई और बात स्टार्ट कर चुकी हूँ, आप पीछे वाली बात ले आए। पीछे से नहीं, मैं इसी से बात करना चाह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि इंसान वही होते हैं और मौक़ों का फर्क होता है। अच्छा, ओके। अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट होती हैं, अगर सर्कमस्टांस चेंज हो जाए तो फिर इंसान की कारकर्दगी बदल जाती है। बिल्कुल आपने सही किया। जिक्र किसका कर रहे हैं देख लें। इनका नाम है जी नादिया नदीम। ये अफगानिस्तान से भागी थी एक्चुअली व्हेन शी वाज ओनली 11 आफ्टर हर फादर वाज किल्ड, और अब तक ये बाय द वे शी इज अ फुटबॉलर, 200 गोल्स कर चुकी हैं। गोल शी हैज प्लेड फॉर PSG एंड मैन सिटी, और डेनमार्क को 99 टाइम्स रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, 11 ज़बानें बोलती हैं, और अभी इस हफ्ते ये डॉक्टर बनी है। 5 साल की पढ़ाई करके साथ साथ फुटबॉल भी खेल रही थी। अब कर लो बात। जिंदगी में अगर इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज होना तो वो कुछ कर जाता है। लेकिन खुद को भी एक होना चाहिए आपके अंदर कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को करूं और यूटिलाइज करूं। विल सी यू इन द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग। मैं इसलिए शॉक में नजर आ रही हूँ बिकॉज मैं जरा वर्ल्ड फिगर्स ऑफ कोविड पढ़ रही हूँ, और ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये क्या हम 24 घंटे का बता रहे हैं? अच्छा जी, ये सुन ले फिर। अमेरिका में जी मजीद 2,87,000 नए केस। आपको पता है केसेस कम हुए हैं गुज़श्ता पिछले हफ्ते 24 घंटों में 4.5 लाख भी केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। हाल बुरा था। तो ये अमेरिका का हम बता रहे हैं। फ्रांस में 2 लाख, अच्छा ये 78,000, और भारत में कोरोना के मजीद 2,57,000, और इटली में 1.5 लाख नए केसेस। ऑस्ट्रेलिया में भी 86,000 फॉर ऑल देयर स्ट्रिंजेंट मेजर्स। बाय द वे, नोवाक जोकोविच वाला मामला अभी तक लटका हुआ है। नहीं लटका हुआ, उनको डिपोर्ट कर दिया, वो निकल गए बिल्कुल। ही इज आउट ऑफ देयर। ये बल्कि आज हमारी अभी नहीं, उनका वीजा कैंसिल हो गया था, वो तो मुझे पता था। उसके बाद वो उन्होंने दोबारा लड़ने का फैसला किया था उन्होंने, वो हार गए अपील। अच्छा, वो भी हार गए, बाहर निकाल दिया। ये खबर हमने बाय द वे डिटेल अब्दुल्ला आपको भी बताएंगे हम लेटर इन द शो। कल मैं अली जैदी साहब को सुन रहा था और वो बड़ा फोर्सफुली कह रहे थे वैसे कि घोटकी से हम कराची की तरफ मार्च करेंगे। आई वंडर वैसे अगर मार्च करेंगे तो आप बताएं हमें लिख के, अंदरूनी सिंध के अवाम के आप लोग जाएंगे इनके साथ? अच्छा जी, अभी इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, और ऑफ कोर्स आपके ओपिनियन के लिए आप हमें प्लीज़ ट्वीट कीजिए ताकि हमें ज़रा पता चले व्हाट योर इंटेंशंस आर। नए बल्दियाती कानून को सिंध की तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया है, लेकिन जमात इस्लामी एहतजाज करने में PTI और MQM पर बाजी ले गई, क्योंकि वो कब से बैठे हुए हैं उधर ही। जमात इस्लामी ने नए बल्दियाती कवानीन के खिलाफ सूबाई असम्बली के बाहर काफ़ी दिनों से, बल्कि मोर देन अ वीक आई थिंक, है ना अब्दुल्ला, उन्होंने जो है वो धरना दे रखा है, और उनका फौरी तौर पर उठने का कोई प्लान भी नहीं है। सुनिए। जमहूरी और पुरअमन लोग हैं, हमने इसी शारा फैसल पर बड़े बड़े मार्च किए हैं, कोई शीशा नहीं टूटा, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। आज भी हम वहाँ जाएंगे, पुरअमन जमहूरी धरना होगा, पुरअमन जमहूरी मार्च होगा, रैली भी निकलेगी, पूरे शहर से लोग आएंगे, और आज इंशाअल्लाह ताला ये हमारी जिद्दोजहद एक नए मोड़ पर दाखिल हो जाएगी, और इंशाअल्लाह अपना हक हम लेकर यहाँ से जाएंगे। ये धरना अभी यहाँ पर भी जारी रहेगा। वैसे हाफिज साहब रियली नीड्स टू फील द टेम्परेचर ऑफ द सिटी। मतलब ठीक है, कोई शीशा नहीं टूटा, एक मास्क भी नहीं पहना, तो अब मास्क ही पहना दें ताकि जो बेचारे आए हुए हैं वो अपनी जान जोखों में डाल के वो ठीक। लुक एट दिस प्लीज, अगर आप बता दें आपको आधा मास्क क्या नजर और एग्जाम्पल सेट करें ना। आप कह रहे हैं कि आप बड़े पुरअमन लोग हैं, बड़ी अच्छी बात है, वी रियली अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट जमात इस्लामी बड़े पुरअमन एहतजाज करती है, कर रही है। हाफिज नईम साहब, वी आर अपीलिंग टू यू राइट नाउ, बड़ी अच्छी बात है, बड़े सही काम के लिए आप बैठे हुए हैं वहाँ, लेकिन यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, और प्लीज आप डिस्ट्रीब्यूट करें मास्क इस धरने में, जहाँ आप लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बैठे रहेंगे, और बैठे रहे इतने दिनों से, तो प्लीज मास्क तो देना। और ट्रैफिक की रवानी आप देख लीजिए कि किस तरह से कोई भी पोलिटिकल एक्टिविटी हो उससे मुतासर होती है। वैसे हसन स्क्वायर पे भी मैंने एक छोटी सी धरनी टाइप देखी थी, वहाँ पे भी कुछ हो रहा था, वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम थी, और यहाँ पे भी सूरत हाल आपके सामने। खैर MQM ने नए बल्दियाती कवानीन के खिलाफ तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला किया है।
वो भी सुन लीजिए क्या कहा है उन्होंने। So, 4 घंटे तक सीन, एक सेकंड, उधर भी कोई मास्क नहीं था। आई एम सॉरी, इस वक्त आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू एनीथिंग एल्स। मास्क तो हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा तो था, चाहे वो ईद फेस्टिवल्स हो, चाहे शादियां हो, चाहे पॉलिटिकल इज्तिमात हो। देखो ईद फेस्टिवल में ना अब्दुल्ला कबाम जा रही है, उनको हम सुनाते रहते हैं, आप लोगों को तो पता होना चाहिए, मतलब यू आर द लीडर। वहां तो जो तस्वीरें आई हैं, फॉर ऑल दैट व्हाटएवर सोशल मीडिया पे चल रहा था कि नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे इनसाइड द फेस्टिवल जो मेरे कुछ जानने वाले गए थे, वो कह रहे थे कोई एक बंदा जो है ना आपको बगैर मास्क के घूमता फिरता है एटलीस्ट ही नजर आएगा। तो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, ऑल दीस पॉलिटिशियंस, आपकी तो रिस्पांसिबिलिटी है और आप यू वांट द पीपल टू कम, और आपके मकसद के लिए, हालांकि आप कहते हैं उनका मकसद है, लेकिन अपने मकसद के लिए बिठा लो, मास्क दे दो भाई उनको। अच्छा खैर, बात कर लो, हुक्मरान जमात की भी बात कर लें। खैर ये भी आपको पता ही है, एलाइज ही हैं एमकेएम वाले। खैर पीटीआई ने तो बड़ा ही दिलचस्प फैसला किया है। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी साहब, आप ये ज़रा तकरीर करते हैं, वैसे बाज़ लोग तकरीर करते हैं, आप उन पे यकीन कर लेते हैं। खैर हम यानी ये नहीं कह रहे कि अली जैदी साहब तकरीर करते हैं तो यकीन करने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि ज़रा कुछ सरसरी सी बात है। खैर और इस्लामाबाद की तरफ इन्होंने लॉन्ग मार्च के मुकाबले में 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान कर दिया है। 27 फरवरी को फरमा रहे हैं कि मैं कराची से इस्लामाबाद मार्च करूंगा। तहरीक-ए-इंसाफ आप सबके साथ मिलकर 27 फरवरी को घोटकी से कराची मार्च करेगी। हम आर्टिकल 148 की जो खिलाफ वर्जी तुम कर रहे हो, तुम क्या समझते हो कि कराची हम पूरा सिंध बंद कर देंगे? अच्छा, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के लहजे में सख्ती है और इत्तेहादियों की हिमायत भी हासिल है, लेकिन अली जैदी साहब के बयान से जाहिर हो रहा है कि नए बल्दियाती कवानीन को अवामी इशू के बजाय सियासी मामला बनाया जा रहा है। क्लियरली पीटीआई का सियासत बराए सियासत का प्लान जो है वो डेफिनेटली ये प्लान नज़र आ रहा है, क्योंकि आम आदमी के सबसे बड़े मसले महंगाई पर तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल खामोश है, उनके पास कुछ है ही नहीं कहने को। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि पीपल्स पार्टी ने अपना आईनी इख्तियार और अक्सरियत इस्तेमाल करते हुए कानून पास किया, लेकिन एहतजाज के बावजूद तब्दीली के लिए अब तक तैयार नहीं है। तो माशाल्लाह है इन पे भी। वैसे तो अब नए बल्दियाती कवानीन का ऊंट ये किस करवट बैठेगा, ये तो देखने वाली बात ये होगी। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले खुर्रम शेर ज़बान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्रिया खुर्रम साहब। खुर्रम साहब, तहरीक इंसाफ और एमकेएम समेत सिंध की पार्लिमानी जमातें पहले दिन से ही हमने देखा बल्दियाती कवानीन के खिलाफ थीं, लेकिन एहतजाज और सड़कों पर आने के मामले में जमात इस्लामी सर्टनली आप लोगों से काफ़ी पहले से शुरू हुई है और वो लोग बड़े कंसिस्टेंट भी हैं। अब आप लोगों को कुछ देर नहीं हो गई, ऐसा लग रहा है कि बस एक ट्रेन जो निकल गई थी उसको पीछे से भागते भागते पकड़ने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मेरे ख्याल से आप ये नहीं कह सकते हैं कि जमात इस्लामी हमसे लीड ले गई। आप ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि जमात इस्लामी ने जो हमारा आइडिया था उसको उन्होंने कॉपी कर लिया। आपको याद हो कि कराची के अंदर एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था 18 तारीख को, जिसके अंदर हमारी पार्टी के एमएनए के जो हैं उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया था। शेर शाह पे जो ब्लास्ट हुआ था, और उस ब्लास्ट की वजह से जिसमें तकरीबन 12 से 13 लोग मर गए थे, इंतकाल कर गए थे। सो हमने वो 19 तारीख का जो अपना एहतजाज था सिंध असम्बली के बाहर, उसको हमने पोस्टपोन कर दिया था। और वो एहतजाज जो था हमारा डिसीजन यही हुआ था, जो कि हमने अनाउंस नहीं किया था कि हम जब उस एहतजाज में वहाँ बैठेंगे तो हमने वहाँ से उठना नहीं था, हमने वहीं पर बैठे रहना था। सो उस रीज़न की वजह से हमने उसे डिले कर लिया था, और उसके बाद नेक्स्ट संडे को हमारा करने का इरादा था। नेक्स्ट संडे से पहले जमात इस्लामी ने उसको अनाउंस कर दिया। सो वो मुनासिब नहीं था कि हम जो है वहाँ पर जाके किसी लड़ाई झगड़े में पड़ते और ये कहते कि नहीं हमने पहले करना। तो बेसिकली उन्होंने हमारे आइडिया को कॉपी कर लिया। लेकिन ये याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ सिंध असम्बली के अंदर नहीं, सिंध असम्बली के बाहर भी एहतजाज हमने शुरू कर दिए थे, और एक पूरा हमारा रिदम बनते हुए आ रहा था। कराची के अंदर जितनी भी डीसी ऑफिस थे उन तमाम डीसी ऑफिस के बाहर हमारे एहतजाज भी हुए थे। डीसी ऑफिस के बाहर जो है हमने जो है भूख हड़ताल के कैंप भी लगाए थे, अलामती भूख हड़ताल, और उसके अलावा अलग
अलग सड़कों के ऊपर हमारे कैंप्स लगे हुए थे, पूरा सिलसिला चलते हुए आ रहा था। आपने देखा होगा पूरे शहर के अंदर बैनर्स लगने का भी सिलसिला स्टार्ट हुआ था, फ्लैग्स भी हमारे पूरे शहर में लगे थे। तो सियासी जमात जब भी कोई कैंपेन चलाती है तो उसका एक पूरा सिलसिला चलते हुए आता है। सो हम ये ज़रूर कहेंगे कि जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध असेंबली के बाहर बैठने का जो आइडिया उसको उन्होंने कॉपी किया। बेसिकली उन्होंने आपका आइडिया चोरी कर लिया, वो आइडिया जो अभी आपने पब्लिक किया नहीं था। माशाल्लाह। चले आगे चलते हैं। अब ये बताएं कि ये ऐलान भी कर दिया गया है कि सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के खिलाफ मार्च निकालेगी, तो आप सिंध हुकूमत के खिलाफ मार्च निकालेंगे, यानी मार्च का जवाब मार्च और सियासत बराए सियासत। ऑब्वियसली वो तो हो ही रही है, तो आवाम की बात तो कोई नहीं कर रहा, वो हो ही नहीं रही, सब इक़्तिदार जो है वो बचा रहे हैं। तो ऐसा डेफिनेटली आवाम जो है क्लियर कट देख रही है। पीपल्स पार्टी जो इस वक्त गेम खेल रही है वो तो सिंध की आवाम को या पाकिस्तान भर में ये दिखाना चाह रही है कि जैसे सिंध के अंदर दूध की नहरें बह रही हैं, हालांकि हर मुसीबत तो सूबे सिंध में है ना। सो हम क्यों खामोश बैठे हैं? हमने भी तो एक अपोजिशन का रोल प्ले करना है। अगर ये कोई एहतजाज कर रहे हैं तो असल एहतजाज के हकदार तो सिंध के लोग हैं कि जरदारी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए, जो सिंध का हशर किया है कि सूबे सिंध को इन्होंने मोहनजोदड़ो के अंदर तब्दील कर दिया है। सो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम घोटकी से लेके कराची तक एक हमारा एक प्रोटेस्ट का सिलसिला पूरा स्टार्ट होगा और इसकी शुरुआत ज़ाहिर है कि सिंध से होगी। हमारी जंग सिर्फ कराची के लोगों के लिए नहीं है, हम तो लड़ रहे हैं लड़काना के लोगों के लिए भी, जहाँ से बिलावल जरदारी जीत कर आएँ। हम नवाब शाह के लोगों के लिए भी तहरीक चला के बैठे हैं, जहाँ से आसिफ अली जरदारी जीत कर आएँ। सेवन के लोगों के लिए भी हम लड़ रहे हैं, जहाँ से सूबे का वज़ीर आला जीत कर आए। हालात सूबे सिंध के आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्या हालात हैं। चीफ जस्टिस साहब के स्टेटमेंट भी आपके सामने होगी जब वो सिंध में आके अपनी यहाँ पे अदालत लगाते हैं, तो आपको याद हो जो उनके अल्फाज थे कि शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। सो डेफिनेटली बहुत सख्त ज़रूरत है सूबे सिंध के अंदर एक तहरीक चलाने के लिए, जिसमें सूबे सिंध की जो ये नालायक हुकूमत है इसको हटाने हम भरपूर अपना एहतजाज करेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा खुर्रम साहब, लास्टली के इन तमाम हालात को सामने रखते हुए बॉटम लाइन यही है कि सिंध में अक्सरियती जमात का मुकम्मल इख्तियार था कि वो अपनी मर्ज़ी से कानून साजी करते और उन्होंने इस्तेमाल किया। अब किसी के दबाव के तहत इसे बदलना भी उनकी ही मर्ज़ी होगी, वरना तो सर्टनली दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू इट, मतलब उन पर कोई पाबंदी नहीं है। अब अगर फिर भी अब सजेशन बाज़ लोगों की है कि आप लोग अगले इलेक्शन पर फोकस करें, अक्सरियत बनाएं, असेंबली में आएँ, कानून तब्दील करा दें, या फिर आपने ये समझ लिया है कि प्रॉब्ली यू आर नेवर गोइंग टू बी इन मेजॉरिटी इन सिंध? इनके पास ताकत है, कानून पास कर सकते हैं, लेकिन याद रखा जाए कि ये वाला जो कानून है बल्दियाती कानून, ये फिर 4 साल तक लोग यहाँ पे सिस्कियाँ मारते रहेंगे, लोगों की चीखें निकलती रहेंगी, और आपका जो मेयर जीत कर आएगा वो मेयर 4 साल तक रोता रहेगा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, हम इंशाल्लाह ताला कामयाब भी होंगे, लेकिन मेरा ये सवाल है कि कल को अगर हमारा मेयर जीत कर आएगा तो वो करेगा क्या? वो कराची के लिए क्या डिलीवरी देगा? ना उसके हाथ में ट्रांसपोर्ट होगी, ना उसके पास जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होगा, ना उसके पास सैनिटेशन का डिपार्टमेंट होगा, ना उसके पास वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट होगा, ना वो जो है टाउन प्लानिंग कर सकेगा, ना वो लोकल पुलिसिंग का निज़ाम चला सकेगा, ना उसके पास टैक्स कलेक्शन होगी। वो पैसा कहाँ से लाएगा आपकी सड़कें बनाने के लिए, आपके स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने के लिए, आपके बच्चों के लिए पार्क्स बनाने के लिए? ना उसके पास इंटरनल स्कूल्स का निज़ाम होगा, ना वो BHUs देख सकेगा। सो मेरा हुकूमत सिंध से सवाल है कि दुनिया में कोई एक तो मिसाल होगी ना, मतलब कोलंबो वाले भी पागल हैं, लंदन वाले भी पागल हैं, न्यूयॉर्क का जो कानून है उनका भी दिमाग ख़राब है, जो दिल्ली का कानून है वो भी ठीक नहीं, और ढाका भी ठीक नहीं। अगर ठीक है तो सिर्फ इस सूबे सिंध का कानून ठीक है। सो कहीं तो गलती होगी ना। आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद का कानून पास हुआ, वहाँ पे क्यों नहीं एहतजाज किया पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने क्यों नहीं किया? KP के अंदर हुआ, पंजाब में हुआ, वहाँ पे क्यों नहीं एहतजाज हो रहे हैं? वहाँ पे ऐसी तहरीकें क्यों नहीं चल रही हैं? कुछ तो होगा ना। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं ना, आज पाकिस्तान में सूबे सिंध से वाबस्ता रखने वाली जितनी भी सियासी जमातें आज सब सड़कों के ऊपर हैं, सिर्फ हम तो नहीं हैं। तो इसका मतलब कि कुछ ज़रूर गलत है। बहुत शुक्रिया आपका, आप कह रहे हैं कुछ ज़रूर गलत है। खैर लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, अभी आगे बढ़े। दो चीज़ ब्रीफली मैंने मेंशन करनी है। कल मैं नुमाइश चौरंगी की तरफ गई हुई थी, और एक तो चीज़ मैंने देखी कि ग्रीन लाइन बस सर्विस चल रही थी, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल साइट बाय द वे, बिकॉज यू डोंट रियली गेट टू सी ऐसी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इधर इन कराची। दूसरी चीज़, ये पब्लिक पार्क्स थोड़े छोटे छोटे बनाए हुए हैं हर जगह, बड़े ही खूबसूरत, वेरी वेल मेंटेन्ड, और उनको फिर बना के ना लॉक कर दिया जाता है, ताले, मतलब लोग बाहर बैठे हुए हैं, पार्क को प्रिजर्व किया जा रहा है। तो इस बात की मुझे समझ नहीं आई, और ये मैंने बहुत जगह ऐसे पार्क ये कराची में आपको देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में और शायद किसी जगह नहीं। जिसके लिए बनाया उसको आने तो दो, तो बाहर एक शहबान बैठा हुआ है और ताले लगे हुए हैं। एतमाद नहीं है कि लोग उसमें
खराब कर तो व्हाई आर यू इवन बॉदरिंग विद द पार्क? मतलब या तो लोगों को जाने दो वरना फिर हटाओ उस जगह। शायद ये भी एक सेंस हो सकती है कि अभी पौधे कच्चे हैं, अभी जरा संभल जाएं, जड़ें पकड़ लें, उसके बाद हम खोलेंगे आवाम के लिए। अच्छा एनीवे समझ तो आ गई है ना, तो खुदा के लिए पार्क्स खोलें। अब वो बात जो आप अच्छा जी, वो बात जो दुनिया की निगाहें जिस पर थी, सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच अपनी हठधर्मी कह लें इसको, 10 रोज बाद ये वीजा हुसूल की जंग, एक दफा इनका वीजा कैंसिल हुआ, दोबारा अपील करने का फैसला वो भी खारिज हो गई। फाइनली ही हैज बीन डिपोर्टेड और ये बरास्ता दुबई जो हैं वापस चले जाएंगे अपने मुल्क सर्बिया। और दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल भी है वैसे बन गया ये केस और ये मामला सर्टनली। और आई गेस बाकी तमाम जो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, इफ़ दे डिसाइड नॉट टू गेट वैक्सीनेटेड दे शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले इन एनी इवेंट। तो लिहाजा ऑब्वियसली जो जिस इवेंट के लिए जा रहे थे, विच वुड हैव बीन हिज 21st विन बाय द वे, अब इस वजह से वो नहीं कर सके। अच्छा ये मुझे वैसे मैंने आई डिड नॉट कम अक्रॉस या मैंने इतनी रिसर्च और स्टडी नहीं की, बट व्हाई डिड ही नॉट गेट वैक्सीनेटेड? ये इनका ये कहना है कि एंटी वैक्स होते हैं ना कुछ लोग, और इनका ये कहना है कि इनको हो भी गया था। तो हाँ, बट इनका ये भी कहना है कि मैं लोगों को प्रमोट नहीं कर रहा कि तुम लोग ना कराओ, बस ये मेरा ये फैसला। हाँ, तो लिहाजा इनको इनको एंटी वैक्सर वो अच्छा सर्बियन प्रेसिडेंट का भी मौक़िफ़ सामने आया सारे मामले में। वैसे मुझे लगता है कि दो ममालिक के ताल्लुकात भी इससे मुतासर हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया सर्बिया के। खैर देखिए क्या कहा है उन्होंने। अच्छा कहा क्या उन्होंने, आप बता दें। अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया पर सख्त बरहम है वो, पहले ही कहा था ना हमने, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्राइम मिनिस्टर का भी इस सिलसिले में बयान सामने आया था। और सर्बियन सदर का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया समझता है कि 10 रोज़ उन्होंने बड़ा बुरा रवैया रखा है, वो ये समझते हैं, और नोवाक जोकोविच को जलील किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने खुद अपनी तजलील की है, वो ये समझ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि उन्होंने नोवाक जोकोविच को जलील किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को जलील किया है। सर यहाँ पे किसी ने किसी को जलील नहीं किया, इन्होंने अपना ही मजाक उड़ाया। हाँ, लेकिन सर्बिया के लिए बाय द वे जोकोविच एक बहुत बिग डील है। मतलब थिंक ऑफ योर बिगेस्ट सुपरस्टार, और आप उससे भी 10 गुना ऊपर कर लें तो सर्बिया के लिए इनका वो स्टेटस है कि वहाँ उनके मुजस्मे बने हुए हैं, पूरी एक कम्युनल पब्लिक दुआएं होती हैं जब इनका मैचेस होते हैं। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। ऑलमोस्ट इंडिया में जिस तरह पूजा जाता है ना अपने स्टार्स को, हमने देखा है कि उनके मंदिर बना देते हैं उनके नाम के, तो सर्बिया में जोकोविच का वही। सर्बियन सदर ने कहा है कि नोवाक जोकोविच बगैर वैक्सीनेशन कराए अपने मुल्क में सर उठाकर वतन वापस अपने मुल्क वापस आ सकते हैं। मतलब सर को बैग में तो नहीं डालेंगे, उठा के ही लेके आएंगे वैसे तो। Anyway, so लेकिन राफेल नडाल वगैरह से आगे निकलने का ख्वाब जो है ना, ऐसा लग रहा है कि अभी इसके लिए और इंतजार इनका बढ़ गया है। एक टीका लगा लेते तो सब ठीक हो जाता। आप ब्रेक ले रहे हैं अभी हम। वेलकम बैक। भारत के मारूफ क्रिकेटर विराट कोहली ने अचानक जनाब टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। वैसे इंडिया को शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है और बड़ी कंट्रोवर्सी में रहे हैं काफी दिन से, और बड़े बैड टेम्पर्ड भी रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ उन्हें। वैसे मशहूर नहीं है इस बात के लिए। ही इज एक्चुअली नोन टू बी अ वेरी कूल एंड काम पर्सन, अ स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन जो इन्होंने इस टेस्ट सीरीज में किया ना, स्टंप पे जाके काफी कुछ बोले भी हैं, व्हिच वाज वेरी अनस्पोर्ट्समैन लाइक। और मेरी बात सुने, पाकिस्तान वाले मैच में जिस तहम्मुल का इन्होंने मुजाहिरा किया, उससे ज्यादा बड़ा इम्तिहान इनके लिए क्या हो सकता है। लेकिन वो बस उनका जितना रिजर्व था ना तहम्मुल का, वो उधर ही खत्म हो गया था, उसके बाद नहीं रहा। यहाँ पे इन्होंने टेस्ट मैच में स्टंप पे आके भी बहुत कुछ कहा, जिसका अभी अब ट्रांसक्रिप्ट भी मुझे पढ़ के सुना रही थी जनाब। उन्होंने कहा जी अपने प्लेयर्स पे तवज्जो नहीं दे रहे जब वो बॉल को स्वाइन कर रहे हैं, और ऑपोजिशन को बस आड़े हाथों लेने। हॉक्स आए वैसे एक इंडिपेंडेंट इदारा है, खैर बहुत कुछ हो रहा है, और भारत ये टेस्ट सीरीज हार गया है, और इसके बाद वनडे अभी बाकी है, और लेट्स सी T20 भी हैं आई गेस। सो दिस इज़ इट। अब हम इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कौन? सिकंदर बख्त। और सिकंदर बख्त, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो भी हो विराट कोहली बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा रिस्पेक्ट है, और हम भी उनको बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बट टू गो टू द स्टंप्स एंड से व्हाट ही डिड, और ICC का कोई आगे से एक्शन ना हो, ये ज़रा अजीब सी बात नहीं आपको लग रही? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। दुनिया के जो 4 बड़े कप्तान हैं टेस्ट क्रिकेट में, जिनकी सबसे ज़्यादा विक्ट्रीज हैं, उनमें शुमार होता है विराट कोहली का, और दुनिया के बड़े खिलाड़ी भी हैं। इंडिया में उनको पूजा जाता है, इतने बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने 68 मैचेस खेले एज अ कैप्टन, उसमें से 40 में उनकी जीत हुई है। तो जो टॉप 4 जो कप्तान हैं उनमें उनका जिक्र होता है। ये उमूमन आप देखें ना, अभी आप जोकोविच की बात करी थी, वो भी बहुत बड़ा खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा मैंने वैक्सीनेशन ही नहीं करानी। वो एक जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो सुपरस्टार बन जाते हैं ना, तो वो एक अपनी दुनिया में रहने लगते हैं।
मैंने जितना नोट किया है, मैं जितने बड़े सुपरस्टार के साथ क्रिकेट खेली या उनके साथ रहा हूँ, ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, कि वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं। वो एक समझते हैं कि उनके बाद, जैसे हम माजरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि जैसे कुएं का मेंढक जैसे मिसाल दी जाती है कि बस वो समझते हैं कि वो उनकी दुनिया जो है वो उनकी गिर्द ही घूम रही है। ऐसा नहीं होता। आप बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं तो आपको दुनिया के साथ मिलकर चलना पड़ता है। तो जो उन्होंने हरकत की वो नहीं करनी चाहिए थी। और आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि जो BCCI है वो कंट्रोल करता है क्रिकेट को, इसलिए उधर तो उन्होंने इनको कुछ सजा नहीं दी है। मगर मुझे जो ये महसूस होता है कि जो शिकस्त एक चीज थी जिसपे भारत जो है ना बड़ा फख्र महसूस करता था। भारत हमेशा पाकिस्तान की खिंचाई करता था कि जो वर्ल्ड कप में आप नहीं जीते, मगर पाकिस्तान ने जिस तरह उनको मारा था पिछले वर्ल्ड कप में, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, इतनी बुरी शिकस्त दी थी। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो इनकी जो ये रिजाइन करने के ऊपर जो है। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि फिर एक और इंडिया में इंटरनल पॉलिटिक्स भी, मोहम्मद शामी वाली एपिसोड हुई जिसपे इन्होंने उनके लिए स्टैंड लिया, और कोई था ऐसा माहौल कि इनके और पाकिस्तान से इस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, और उसके बाद मतलब बेसिकली अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लीडिंग टू दिस डिसीजन। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इनके यहाँ भी सियासत बहुत है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि दुनिया में हर जगह होती होगी। मैं जब इंग्लैंड में थे, हम मुलाकातें होती थी टीमों के लड़कों के साथ, उनका भी यही ख्याल था कि ये ऑस्ट्रेलिया के लड़कों का, जो छोटे लड़के थे वो कहते थे कि जी फलां टीम के लड़के को ज़्यादा फोकियत दी जाती है, वो उस शहर का रहने वाला है तो वहाँ तो फोकियत। इसी यही चीज़ हमारे मुल्क में भी है। वहाँ पर उनके जो ड्रेसिंग रूम में मैं जो पढ़ाई कर रहा था, मेरी इतनी मुलाकातें तो इंडियंस के साथ नहीं होती, कभी नहीं हुई। बहुत अच्छे से जो नए लड़के इनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई कभी भी। तो जो मैं पढ़ता हूँ तो उसमें यही था कि ये रोहित शर्मा और इनका एक ग्रुप सा बना हुआ था। इनके यहाँ 2-3 ग्रुप्स बने हुए थे जो एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। फिर ऊपर से गांगुली जो हैं वो उनके प्रेसिडेंट हैं, वो भी एक बड़े सुपरस्टार हैं, तो हो सकता है उनके भी कोई इश्यूज इनके साथ हो गए हो जिस तरह के रोहित शर्मा। तो इनका ये जो ग्रुपबाजी थी इसमें भी बड़ा फैक्टर था। और जैसे ही पाकिस्तान ने उनको फेंकी लगाई है उसके बाद से सारा सिनेरियो हुआ। क्विकली हम PSL की तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सिक्कू आप साथ ही हैं मौजूद, तो मैं खबर बता दूं, एशेज में जो इंग्लैंड के साथ हुआ किसी के साथ ना हुआ। एशेज सीरीज में 5वें टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने उम्दा बॉलिंग के जरिए इंग्लैंड को जनाब 146 रन से हराकर सीरीज 4-0 से अपने नाम किए। इमेजिन। बहुत ही अनफिगेटेबल रहेगा ये सीरीज इंग्लैंड के लिए। और 271 रन के ताक़ुब में इंग्लिश पूरी टीम जो है 124 रन पर हेरे हो गई। बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। तो सिकंदर, वजह क्या हुई कि इतनी बड़ी शिकस्त? बहुत ही भुरकस से निकल गया वैसे, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं तो हैरान हूँ। ऑस्ट्रेलियंस हमेशा अपने मुल्क के अंदर जो है, इंग्लैंड ने कई दफ़ा आके उनको हराया तो है, मगर ये कि जो इस दफ़ा उन्होंने किया है इंग्लैंड के साथ वो कमाल ही कर दिया। उनके जितने बड़े बड़े खिलाड़ी थे कोई भी रन्स नहीं कर सका। हाँ, बॉलर्स ने थोड़ा बहुत आउट किया, मगर उनके बैट्समैन कम्प्लीटली फेलियर थे। इस पूरी सीरीज़ में मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि जो पाकिस्तानी जो रावलपिंडी से पैदा होने वाले जो ख्वाजा हैं, उस्मान ख्वाजा, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का कम बैक किया। कभी भी कोई पाकिस्तानी जो है वो बाहर के मुल्क से खेल रहा और परफॉर्म करता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो उस्मान ख्वाजा ने बस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। आते ही उन्होंने सेंचुरी ईच इनिंग कर दी। उनको कम बैक था, कॉल की। उन्होंने पूरे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को कहा कि आप आएँ और पाकिस्तान का टूर करें, बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। आई रियली अप्रिशिएट कि जी उन्होंने ये इस किस्म के जो है कमेंट्स दिए वहाँ पर। और इंग्लैंड के साथ जो हुआ तो वो जैसे आपने कहा किसी के लेकिन अच्छा, हमें लग रहा है कि वो वापस आ जाएंगे टीम में, लेकिन उनको ये लग रहा है अपेरेंटली कि अभी भी उनकी वापसी मुश्किल है टीम में। हाँ, ये होता है। उनकी जगह जिस लड़के के हेड जो था वो उनकी जगह उनको खिलाया था। उसके बाद उन्होंने, मैं हैरान हूँ कि पहले जिस मैच में उन्होंने 2 सेंचुरियाँ की थी उसमें 5वें नंबर पे बैटिंग की थी। उसके बाद वो उनको ओपन करा दिया जिसमें वो फिर जाके वो रन्स नहीं कर सके इतने। तो वो अब उनके यहाँ भी हो सकता है कि जगह हो ना हो, देखते हैं। जैसे कि अब न्यूजीलैंड में एक लड़का था वो पटेल, उसने आते ही 10 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था एक इनिंग में 10, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया था। We need to move on, टाइम बड़ा कम है, and we are very concerned about PSL। जब PSL ने होना होता है तो कोई और लहर ऑफ कोविड बीच में आ जाती है, तो अभी भी यही हो रहा है। PSL is now right down the corner. What do you expect? Foreign players ने आना है, स्टेडियम्स खुले हुए हैं इस वक्त तक, तो obviously कोई और पब्लिक के लिए खुले हुए हैं। We foresee a lot of major changes here.
नहीं देखिए, पीसीबी को पिछले वाले पीएसएल से बहुत सबक सीखना है। नंबर वन ये कि आपने देखा भी एक पार्टी हुई थी जिसके अंदर उन्होंने सारी पाकिस्तान की टीम को जो वर्ल्ड कप वालों को बुलाया, उनको किसी ने मास्क नहीं पहना। एनसीओसी असद उमर साहब ये बार बार कह रहे हैं कि मास्क पहने, मास्क पहने, पूरी दुनिया कह रही है। हारिस रऊफ को आपने देखा कि उसने एक दफा विकेट लेके मास्क पहनने के जो उन्होंने एक्टिंग की वो बड़ी पॉपुलर हुई। पूरी दुनिया कह रही है मास्क पहने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी बड़ी दावत कर दी, किसी ने मास्क नहीं पहना। ये एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये कि उनको ख्याल रखना चाहिए कि पिछले पीएसएल के अंदर उन्होंने ग्राउंड के ऊपर जो वीआईपीज को बिठाया था, खुदा के वास्ते अब वीआईपीज को इतना भी सर पे ना चढ़ाएं कि उनको आप ग्राउंड में ले जाए। तो थोड़ा सा जो पिछले जो गलतियां की हैं उसका ख्याल करें, तो ये इंशाल्लाह ये पीएसएल अच्छी तरह निकल जाएगा। ओके जी, पीएसएल अच्छी तरह निकल जाएगा। थैंक यू। बाय द वे उस्मान ख्वाजा की परफॉर्मेंस की बात कर रहा था, सेलिब्रेट कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया सर्टनली एशेज जीती है उन्होंने और बहुत ही बुरी तरह हराया, तो वो जिस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं उस तरह कर रहे थे, तो उस्मान जो है ना वो साइड पे आ गए। फिर कप्तान को ख्याल आया, उन्होंने वो सेलिब्रेशन रोकी, उन्होंने कहा उस्मान को इंक्लूड करें। सो वो इंक्लूसिविटी की एक अच्छी मिसाल थी। अ वेरी बिग थिंग। लेकिन प्लीज़ ये मास्क वाला चक्कर जो है ना पहन ले, वरना पीएसएल भी गया। मैं अभी बता रही हूँ ये नहीं होगा। मतलब डू नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ जोकोविच। मैं तो इधर यही कहूँगी कि प्लीज़ वैक्सीनेट भी करा लें और मास्क भी पहन लें। आगे चलें। अच्छा, आपने एक और ट्रिब्यूट की भी बात की थी जनाब। ट्रिब्यूट हमने देना है, और तितली की तरह घूमो, शहद की मक्खी की तरह डंग मारो। ये बड़े अब ये गोल्डन वर्ड्स हैं, बड़े मशहूर हो गए हैं। like a bee, हाँ जनाब, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई। सो कॉल नहीं रहा बल्कि इस पर अमल भी करते थे ये। और बात हो रही दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर मोहम्मद अली किले की, जिनका आज यौम पैदाइश है, और इनके मद्दाह आज भी दुनिया में बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मतलब हमेशा रहेंगे। आई थिंक 1942 को अमरीकी रियासत कैंटकी में पैदा हुए, और कैशियस मार्सेलस किले इनका नाम था। और मोहम्मद अली ने 12 साल की उम्र से ही मकामी जिम्नेजियम में बॉक्सिंग करना शुरू की। एंड व्हाट unbelievable career he had. Legendary figure है indeed. और actually more than a sports person he was very vocal activist and इनका wit और इनका sense of humor की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये अपने मैचेस से पहले ही जो अपने अपोनेंट के लिए बहुत सी चीज़ें कह देते थे, और बड़े शायराना अंदाज में भी और बड़े विटी अंदाज में भी, कि people loved him. हमने कौन सी फिल्म देखी थी? बहुत सी इन पे तो बड़ी फिल्में आ चुकी हैं। वो सारी एपिसोड भी थी ना जिसमें इन्होंने मुसलमान होने का अनाउंसमेंट किया, वो सारी चीजें। एंड नहीं, और फिर इन्होंने ही वाज ड्राफ्टेड टू गो फॉर द वॉर। और जनाब ये पाकिस्तान विजिट की इनकी तस्वीरें हैं। ये सुल्तान राही हैं दूसरी तस्वीर में, दूसरे बंदे इस तस्वीर में। देखो उनकी तरफ से आ रहा है, मुक्का सुल्तान राही की तरफ से आ रहे हैं। व्हाट अ स्वीट थिंग टू लेट हिम डू। और राइट, अच्छा बाय द वे मेरी बहन की भी एक बड़ा आइकॉनिक तस्वीर है और ऑटोग्राफ है। वो छोटी सी थी और ये स्कूल किसी वक्त अबू धाबी में हम रहते थे, आए थे, तो वो ऐसी मेमोरीज होती है ना, और फिर किसी और को घर में नहीं ऐसी मेमोरी, तो वो बड़ा अभी तक जताती है किसी आई हैव मेट मोहम्मद अली के साथ तस्वीर है, तो बड़ी चीज़, तो बहुत मिलना तो बहुत बड़ी चीज़ है। ओके जी, ब्रेक टाइम। I should wear mask, you should wear mask, everybody should wear mask. तो जी आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए लाहौर वेयर्स मास्क मुहिम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, और अमरीकी निजी फर्म के अतिया करदा मास्क की पहली खेप जो है वो कंटेनर्स के थ्रू ऑब्वियसली लाहौर पहुंच गई है, और 10 कंटेनर्स में तकरीबन 80 लाख कोविड वॉशेबल मास्क हैं। और अब ऑनेस्टली कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि कोई मास्क ना पहने जब ये इंशाल्लाह बढ़ जाए। क्या है हुमा इसमें कि ये वॉशेबल है। मुझे लिटरली हम मास्क तो पहनते हैं, लेकिन जिस तरह मास्क ओढ़ रहे होते हैं और समंदर के साहिल पर भी नज़र आते हैं और दरख्तों में अटे हुए भी नज़र आते हैं, मुझे एक बड़ी टेंशन है कि वबा तो चलती रहेगी और दुनिया में जो पोल्यूशन का हाल हो रहा है और होना है उसके बाद क्या होगा। सो वॉशेबल मास्क इज़ द थिंग। आप मास्क लें, उसको कपड़े का मास्क को उसको धोएं, दोबारा इस्तेमाल करें। सो ये क्या सारा सीन है और किस तरह से लाहौर वेयर्स मास्क को कामयाब बनाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप इस सिलसिले में पहले भी कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हम क्या कहें, हम लाहौर वालों को क्या कहें, हम यहाँ कराची में बैठकर भी यही देख रहे हैं कि नोबडी इज़ टेकिंग दिस सीरियसली। चाहे पॉलिटिकल रैलियाँ हों, मतलब उनका तो हाल ही बुरा है, चाहे फेस्टिवल्स हों, चाहे दुकानें और मॉल्स हों। सो आपके क्या प्लान्स हैं इसको कामयाब बनाने के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस कैंपेन के हवाले से मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये कैंपेन हमने एक्चुअली स्टार्ट की थी जब थर्ड वेव चल रही थी। जी बिल्कुल, एंड वी इवन स्पोक अबाउट इट।
और उसमें हमने ये कैंपेन स्टार्ट की थी और आइडिया ये था कि हम लोगों को फ्री मास्क देंगे। और वो फ्री मास्क फिर मतलब शुरू में तो लगा कि बड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन जब हमने अपनी इंडस्ट्री से बात की, अपने चेंबर से बात की, बहुत सारे लोगों ने फिर हमें डोनेशंस दिए और हमने मिलियंस ऑफ मास्क जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट भी किए पाकिस्तान पोस्ट के साथ मिलकर। यानी कि ये बड़ा एक हमारा बड़ा एक यूनिक किस्म का कोलैबोरेशन हुआ, जहां हमने एड्रेसेस लिए लेस्को से और पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू वो मास्क पैक करके लोगों के घरों में भिजवाए। आइडिया इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम चाहते थे कि हम मास्क वेयरिंग को एक नॉर्म जो है वो गो के रोजमर्रा जिंदगी गुजारने का लफ्ज भी है, लेकिन नॉर्म स्टूड फॉर एक्चुअली 4 words. N was for no cost, O was for offering information, R was for reinforcement and M was for modeling. ये हम लोगों ने देखा है, हम मास्क वैसे भी तकसीम गाए बगाए करते रहते हैं। जब आप किसी चौक में खड़े होकर किसी को मास्क देते हैं ना, तो वो अगले चौक में उतार देता है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि आप टेम्परेरीली उसको मास्क दे रहे हैं, और वो अगले चौक में उस मास्क को उतार देता है, उसकी जरूरत नहीं समझता। घर वाला जो मास्क है ना, वो आप नोट कीजिए, आप और मैं, हम खुद भी जब हम घर से मास्क पहन के निकलते हैं ना, तो वो हमारे काइंड ऑफ ड्रेस का हिस्सा होता है, वो हम वापस लेकर आते हैं घर में, हमें हर वक्त उसको पहने रखते हैं। तो ये जो घर में मास्क देने का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली ये है कि हम लोगों को ये चाह रहे हैं, कि लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि वो घर से मास्क लेके पहन के निकलें और उसके बाद वो उसको अपने साथ रखें और उसको वापस घर लेकर आए। दी इंटायर कॉन्सेप्ट इसके पीछे लम्स की और येल यूनिवर्सिटी की के रिसर्चर्स हमारे साथ थे। इस पे हमने उन एरियाज में मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जहां पर हमारी पॉजिटिविटी ज़्यादा थी, और वहाँ पर हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 2 चीज़ों का एनालिसिस किया। एक तो हमने ये देखा कि मास्क पहनने का रुझान लोगों का कितना बड़ा है। तो जहाँ 7-8% लोग मास्क पहनते थे, वहाँ पर हमें एज हाई एज 75-78% कंप्लायंस मिली लोगों के मास्क पहनने की, जस्ट बिकॉज हमने वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है पॉजिटिविटी रेट जो बता रहे हैं कि घर में दिया जाए, घर से जो लेंगे वो घर पे बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी साथ, और ये रिसर्च बेस्ड आपने ये सारा काम किया। अब इस पर क्या करना है? सो वी हैव नाउ अ बिग इंसिडेंटली उन्हीं दिनों में जो हमारी ये कैंपेन चल रही थी, तो एक अमेरिकन क्लोथिंग ब्रांड ने हमसे रब्ता किया और उन्होंने हमें खुद से ये डोनेशन ऑफर की 30 मिलियन मास्क की। अब चूंकि ये मास्क अमेरिका से आने थे, इसके पीछे ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व थी, इसके पीछे कॉस्ट इन्वॉल्व थी। मैं आपको एक और बात बड़ी अच्छी बताना चाहता हूँ कि इस पूरी की पूरी कैंपेन में हमने कोई एक पैसा भी सरकारी खजाने से इस्तेमाल नहीं किया। तो इसकी जो कुल ट्रांसपोर्टेशन हुई है, ये पूरी की पूरी शिपमेंट जो है, ये डोनर्स ने, फिलैंथ्रोपिस्ट्स ने मिलके कंट्रीब्यूट किया है। इवन कराची से लाहौर भी जो ये आई है, ये यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आई है। यहाँ पर इसकी वेयर हाउसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, यहाँ इसकी दोबारा लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग, फिर दोबारा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। और बेस्ट बात तो ये कि ये रीयूजेबल मास्क है, क्योंकि वो जो पोल्यूशन वाला एलिमेंट है ना, वो भी हमें मलूज़े खातिर अब रखना चाहिए। का मास्क है ये अच्छी क्वालिटी का मास्क है। कैप्टन उस्मान, अब करना क्या है? पहले तो आपने पाकिस्तान पोस्ट के साथ मिलके, और वो बहुत अच्छी मुहिम रही, लेकिन व्हाट अबाउट दिस टाइम? अब क्या सोचा है कि लोगों को पहुंचे और वो पहने? देखिए, अब मैं तो बार बार लोगों से अपील करता हूँ, आप लोगों को भी मैंने कई दफ़ा सुना है, आप लोग भी कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान आपको इतनी महंगी तरीन वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। अब तकरीबन आपके घरों तक उन्होंने सेंटर्स भी लगा दिए हैं, और आपको मास्क भी अब हम फ्री दे रहे हैं। अब ये वैक्सीन लगवाना और पहनना तो आपका काम है। अब कम से कम इतना भी अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, अल्टीमेटली कौन इफेक्ट हो रहा है? अल्टीमेटली हम लोगों की सबकी इकोनॉमीज इफेक्ट हो रही है। कहीं ना कहीं किसी के घर का चूल्हा बंद हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज लॉकडाउन। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जो नई वेव आई हुई है, ये डेल्टा से तकरीबन 5-6 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये ओमिक्रॉन फैल रहा है, और हम सब के ऊपर लाजिम है कि ना सिर्फ हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर हो जाए तो सिम्टम्स स्वेयर ना हो, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमें अगले वेरिएंट से भी बचा के रखेगी, वो ये मास्क का पहनना, ये एहतियात करना है। तो आप लोग अभी सर्विस करते हैं, मार्केटों में देखते हैं, जैसे लिबर्टी हो गया, शाह आलम हो गया, और दीगर जो हॉटस्पॉट जहाँ रश, ब्रांडत रोड हो गया, ये जितने जो रश वाले इलाके हैं, क्या है आप लोग करते हैं कुछ कोई इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश? ये जो खुले इलाके हैं, यहाँ तो फिर आपको कंप्लायंस बिल्कुल भी नहीं मिलती। मैं कहता हूँ अगर आप किसी बंद जगह पर भी चले जाएं जहाँ पर लोग कवर्ड एरिया में काम कर रहे हो, तो वहां पर भी लोग मास्क नहीं पहनते। अब हमने लाहौर में सख्ती करनी शुरू की है, खास तौर पे जो हमारी मैंडेटरी वैक्सीनेशन रिजीम है उसके अंदर हमने सख्ती करनी शुरू की है। बहुत सारे बिजनेस प्रीमिसेस को ओवर द लास्ट 2 वीक्स हमने पेनलाइज किया है फॉर नॉट चेकिंग वैक्सीनेशन। अच्छा, एक मैंने क्विकली आपसे नोटिस, बल्कि आप सख्ती की आप बात करें तो यही पूछ रहे हैं, पहले बड़ी पाबंदियां होती थी, मतलब
एक सिम्स की भी बात हो रही थी, शॉपिंग में उनको डिस्काउंट्स की भी बात हो रही थी, बहुत कुछ सोचा गया था। अभी भी कोई पाबंदियां लगाई जाएंगी कि अगर आपने मास्क नहीं पहना? अल्टीमेटली देखें, अब करते करते हमारी सिचुएशन ऐसे पहुंच गई है कि पॉजिटिविटी रेट जो लाहौर का है वो अब डबल फिगर प्लस हो गया है और पिछले 3, 4, 5 दिनों से वो डबल फिगर्स में है। और जो हमारे हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर है वो ट्रिपल फिगर में चला गया। तो ये अगर सूरत हाल और ऊपर जाएगी तो लामहला हमें ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। ये तमाम जो सोशल मेजर्स पहले इन प्लेस थे वो किसी न किसी शक्ल में आपके नोटिस में एक बात लानी है उस्मान साहब कि यहाँ पे कराची में ऑल्दो कहीं किसी मार्केट में आपको कंप्लाइंस नहीं मिलेगा यहाँ, लेकिन जो बड़े मॉल्स हैं ना वहाँ पे लाजिम है कि यहाँ आप सर्टिफिकेट चेक कराते हैं अपना और मास्क अपने मॉल के अंदर, वो उनकी इन्फोर्समेंट। लाहौर के भी एक बहुत बड़े मॉल, इनफैक्ट सबसे बड़े मॉल मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, नोबडी चेक्ड माई वैक्सीनेशन कार्ड एट द एंट्रेंस एंड नोबडी इनसाइड द मॉल, ऑलमोस्ट नोबडी इनसाइड द मॉल वाज वेयरिंग अ मास्क। तो आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रा देखिए, गौर करें। We are still talking about लाहौर being at 13% पॉजिटिविटी, तो अब आइडियली तो हम नीचे ही जाना चाहते हैं ना, ऊपर नहीं। वैसे ही आपके नोटिस में ऑब्वियसली बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हमारे पास गुंजाइश नहीं है और इंशाल्लाह ताला आप जो जिन एरियाज की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं वहाँ पर हम लाजमी तौर पर आज ही अपनी टीम्स भेज के चेक करवाएंगे। एंड हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते किसी भी और लॉकडाउन का, और हमें सबको मिलकर ये कोशिश करनी है कि ये जो नई लहर है इसको हम अपनी रिजॉल्व से और अपनी कमिटमेंट से बढ़ने ना दें। कैप्टन उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर ऑल योर एफर्ट्स, क्योंकि ये पहले जो लाहौर वेयर मास्क था वो बहुत ज़बरदस्त कैंपेन था। अब इतनी कोशिशें एक साइड से हो रही हो तो बाकियों को भी मिलके करना चाहिए। आपको सिर्फ मास्क पहनना है, कोई हाथ में आके आपके पकड़ा रहा है, यू डोंट हैव टू पे, यू डोंट हैव टू गो एंड बाय, यू जस्ट हैव टू वेयर। अच्छा, लाहौर में तो होमा कोरोना नो कोरोना मास्क पहनना ही है, वैसे मैं कह रहा हूँ कोरोना और नो कोरोना वहाँ तो पहनना ही है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें ना आप शहर का कहाँ है। कर लें, स्पेशली अगर आपकी कोई ओपन एयर ट्रांसपोर्ट है ना, जैसे मोटर बाइक वगैरह भी हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं, जहाँ पूरी वो स्मॉग आप यू आर इनहेलिंग दैट, तो प्लीज़ वैसे ही पहन लें आप मास्क। आपको तो कोविड इंशाल्लाह जब ख़त्म भी हो जाएगा तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सो दिस वैसे तो ये इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट जस्ट फॉर लाहौर, ऑल ओवर द कंट्री। मास्क बहुत हमसे ज़रा ये कोताही हो रही है कि हम भूल से गए हैं, बट इंडीड अहलियाने लाहौर को तो अपने रूटीन का कोरोना जब ख़त्म भी हो जाए बहुत कम हो जाता है, हम लोग भी ज़रा ईजी हो जाते हैं। सो आपको लेकिन पहने रहना है, बिकॉज द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ लाहौर इज़ ऑलवेज दुनिया के टॉप 2 या टॉप 3 शहरों में होता है, आलूदा तरीन। आज नंबर 2 पे, आज नंबर 3 पे था शुरू में, और ये हर घंटे के हिसाब से चेंज होती रहती है सूरत हाल। सो प्लीज़ अपने लंग्स का ख्याल रखें और एहतियात करें। अच्छा जी, और साथ ही हम जा रहे हैं एंड वील सी यू टुमारो। प्लीज वेयर अ मास्क, स्टे सेफ।